यहाँ पे हम लोग आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस। हमने बायोमोलिक्यूल सारे पढ़ लिए हैं। हमारे बायोकेमिस्ट्री में आपने सिलेबस देखा होगा, तो बायोमोलिक्यूल्स हमने सारे पढ़ लिए हैं। प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन, विटामिन्स नहीं, प्रोटीन, लिपिड, है ना, न्यूक्लिक एसिड्स और जितने भी बाकी सारी जितने भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब हमारे पास आते हैं कुछ साइकिल्स, इसमें कि आपके ग्लाइकोलाइसिस है, टीसीए साइकिल है ना, तो ये साइकिल्स हैं। और इसमें सबसे पहला हम लोग ले रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, आप में से कोई कुछ बता सकता है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में? क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस? मैम, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता है। ब्रेकडाउन होता है। हाँ, वही। ठीक है, अगर हम उसको ब्रॉडली समझने की कोशिश करें, मतलब कि आप ये देखो, आप लोग जो भी नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, उन सभी के लिए मैं बताती हूँ कि जो हमारे जीव हैं, जिनके हम जो प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर एनर्जी बनती है। एनर्जी किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है। ठीक है, उस एटीपी को बनाने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, है ना। उन रिएक्शंस, उन प्रक्रियाओं, उन प्रोसेसेस को हम बायोलॉजिकल पाथवे बोलते हैं। ठीक है, वो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनसे कि हमें एटीपी मिलता है या एनर्जी मिलती है। समझ में आई मेरी बात? जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लाइट की एनर्जी की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, इस टाइप से एनर्जी निकलती है। तो ये क्या है? एक बायोलॉजिकल पाथवे है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे अपना भोजन या खाना बनाते, इस तरीके की रिएक्शंस इसमें होती है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल पाथवेज। इन बायोलॉजिकल पाथवेज में हम पहला पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम दो भागों में बांटे, ग्लाइको प्लस लाइसिस। तो ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है टूटना। जब ग्लूकोज टूटता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया जो मैंने बोला? जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया वो समझ में आया कि पौधे हो या कोई और जीव हो, उनको अपना बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जैसे हम लोग भी हैं, हमको भी हमारी बॉडी मेंटेन करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनमें ये रिएक्शंस चलती रहती हैं। तो कुछ रिएक्शंस को यहाँ पर जो कि प्लांट्स में होती हैं या एनिमल्स में होती है, उनको हम स्टडी कर रहे हैं, जिनके द्वारा हमें एनर्जी मिल रही है। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस, जिसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर लेते हैं कि सेल्स रेस्पायरेशन करती हैं। द ओवरऑल रिएक्शन, जिसमें कि अब यहाँ ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6CO2 बना रही है, प्लस 6H2O, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, प्लस एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में रिलीज हो रही है। अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें या परिभाषा की बात करें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज एंड टर्निंग देम इनटू एटीपी, दैट इज एनर्जी फॉर द बॉडी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जब अगर उसको एनर्जी की नीड है अपनी बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको चलाने के लिए, तो वो एक सिस्टम में ऑक्सीजन और ग्लूकोज, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज है, प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। और ये एनर्जी
बॉडी में होने वाले या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम में होने वाले अन्य प्रोसेसेस या अन्य प्रक्रियाओं में काम आएगी। ठीक है, तो ये एक तरीके का रेस्पिरेशन का, हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन को इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में एक रिएक्शन और एक डेफिनेशन के द्वारा हमने यहाँ पे समझा। अब बात आती है एफिशिएंसी। इट इज अ 40% एफिशिएंट प्रोसेस विद 60% ऑफ एनर्जी गोइंग टू हीट। हम हमेशा किसी मशीन की बात करते हैं कि कोई मशीन है, और फिजिक्स में भी यही होता है कि कोई भी मशीन को हम जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट नहीं आता, यानी कि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती है, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है। इसको हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लो हमने 5 रोटी खाई आज, तो क्या 5 रोटी का जो कार्बोहाइड्रेट है और जो भी उसके अंदर कंटेंट है, वो क्या पूरे हमारी बॉडी को पूरा उस मिला है? ऐसा नहीं होता है। 5 रोटी में से 3 रोटी आपकी बॉडी एब्ज़ॉर्ब करेगी एज़ अ न्यूट्रिशन, और बाकी कुछ पार्ट वो एक्सेटरी मटेरियल के तौर पे रिलीज़ हो जाएगा। मतलब जितना आपने इनपुट दिया है ना, उसमें से आपको 80 या 90% आपको आउटपुट के रूप में मिलता है। तो ये जो सिस्टम है वो 40% एफिशिएंट होता है, 60% ऑफ एनर्जी गोइंग टू हीट, मतलब कि जो एनर्जी है वो बनेगी तो सही, लेकिन वो एनर्जी एक्सेटरी मटेरियल या किसी हीट या ऊष्मा के तौर पे रिलीज हो जाएगी। समझ में आई आपको बात? हम प्लांट्स में होने वाले सेलुलर मटेरियल्स की बात कर रहे हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन कैसे होगा, श्वसन कैसे होगा, और श्वसन में हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है उन दोनों को लेकर के कार्बोहाइड्रेट, वाटर और एटीपी बना रहे हैं। यहाँ पर 40% ये एफिशिएंट प्रोसेस है, 60% एनर्जी हीट की रूप में रिलीज हो जाती है। ये सबको समझ में आई है मेरी बात, ये वाली स्लाइड की? इंडेक्स हेलो, फिर आगे चलेंगे हम। देखो, पौधों में होने वाला श्वसन बता रहे हैं। श्वसन जिसके द्वारा वो एनर्जी बनाएगा, एनर्जी हो मिलेगी उसको, प्लांट्स को या किसी भी सिस्टम को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट काम आ रहा है, ऑक्सीजन काम आ रहा है। आपको पता है पौधों को भी जीवित रहने के लिए और श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, और पौधे श्वसन कब करते हैं? रात्रि में श्वसन करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रात्रि में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे पौधे श्वसन करते हैं और CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। ये बात समझ में आई आपको? ये प्लांट्स में होने वाला रेस्पिरेशन है, जिसके अंदर हम 3 प्रोसेस पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। ये अगर स्लाइड आप लोगों को क्लियर हो तो मैं आगे चलूं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ मैम। खुशी, समझ में आया ये? यस मैम। अब आप ये देखें, वेयर डज सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस? सेलुलर रेस्पिरेशन कोशिका में कहाँ होता है? आपको स्लाइड दिख रही होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन कोशिका में कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, है ना। क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये इनकी जगह है जहां पर ये होते हैं, यानी ग्लाइकोलाइसिस अभी आज हमारा टॉपिक है। तो यूकैरियोटिक प्लांट्स और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये आपको स्ट्रक्चर की कोशिका की संरचना दिखाई दे रही होगी।
इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं देखना है कि कोशिका है, कोशिका में आपको ये सेल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये 1 2 3 4 माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो ब्राउन ब्राउन सा आपको दिखाई दे रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, यानी कोशिका द्रव्य है। इसी कोशिका द्रव्य के अंदर हमारा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए ओवरऑल प्रोसेस डायग्राम, यहाँ पे ग्लूकोज आती है, और ग्लूकोज जो हम लोग बॉडी में खाते हैं या शुगर लेते हैं, वो शुगर किस प्रकार से एटीपी रिलीज करती है, उसका पूरा ओवरऑल डायग्राम ये है। तो मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊंगी, आपको यहाँ पर दिमाग पे जोर नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों प्रोसेसेस को इस डायग्राम में बताया है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा है ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करेगा, एटीपी रिलीज करेगा, ठीक है। इससे जो बना है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड काम आएगा कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और जो CO2 यहाँ से निकली थी वो कहाँ काम आ रही है, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल से भी एटीपी निकला, ये दिखाई दे रहा है आपको येलो येलो। उसके बाद क्रेब्स साइकिल के जो प्रोडक्ट हैं वो ईटीसी में चले जाएंगे और वहां पे भी एटीपी निकलेगा। सिंपल सी बात है कि एक इनपुट हमने दिया ग्लूकोज का, और वो ग्लूकोज जो है वो तीनों साइकिल में एक के बाद एक काम में आ रही है। अब आपको ये कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये कोशिका है, या मैंने माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है या साइटोसोल लिखा है। ये पिक्चर दिखाने का बस एक ही मेरा मकसद ये है कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो साइटोसोल में या कोशिका द्रव्य में होती है, जबकि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये तीन प्रक्रियाएं हैं, तीन प्रोसेसेस हैं कोशिकीय श्वसन के, जिसमें कि ग्लूकोज बारी बारी से काम आती है और एटीपी एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में रिलीज करती है। इन तीनों की होने की जगह अलग अलग है। ग्लाइकोलाइसिस तो कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि जो क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। यहाँ पे बात आप लोगों को समझ में आई? चंद्रशेखर, खुशी, रितिका, पंकज, जी अंकुर, मैम। समझ में आई बात? मैम थोड़ी थोड़ी ही आई है। थोड़ी थोड़ी आई है। शुरुआत से हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बताओ मुझे, आज टॉपिक क्या है हमारा? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। कोशिकीय श्वसन, श्वसन तो जानती हो, रेस्पिरेशन तो जानती हो। कोई भी जीव सांस लेगा तो उसको ऑक्सीजन की नीड होगी। श्वसन का मतलब ये होता है कि हम लोग सांस लेते हैं, जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं, हम तो हमारी बात करते हैं, प्लांट्स पे बाद में आएंगे। जैसे ही हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, ऑक्सीजन ही लेते हैं ना हम श्वसन में। यस मैम। ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है नाकों के थ्रू। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी जो हमने खाना खाया है, ठीक है, वो ऑक्सीजन उस कार्बोहाइड्रेट या उस खाने के साथ रिएक्शन करके हमें तीन चीजें रिलीज करती है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम वापस निकाल देते हैं, ठीक है, सांस लेने के दौरान, और एक वाटर मॉलिक्यूल, और कुछ मात्रा में एटीपी जो एनर्जी आज मैं अभी तुमको बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। ये एनर्जी कहाँ से मिली है? मैंने कुछ खाया होगा, हम बोलते ना यार कुछ खा लो तभी एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब यही है कि जब आप कुछ खा लेते हो, जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट पहुंच जाता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और कुछ मात्रा में एटीपी बनाएगा, और वो एटीपी एनर्जी की फॉर्म में काम में आएगी।
जैसे मैं आपको अभी बोला, मैंने आपको ये पूरा लेक्चर, तो मेरा मान लो 2 एटीपी खर्च हो गया, तो एनर्जी की करेंसी क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बात समझ में आई जो मैंने आपको बोली अभी? बहुत ही मोटी बात है। और यस मैम। यही है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि हम भाई ग्लूकोज डायरेक्ट तो नहीं पहुंच पा रहा, डायरेक्ट तो नहीं बना पा रहा एटीपी, तो ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट का यूज करके एटीपी बनाने के लिए 3 चक्र चाहिए, 3 प्रोसेसेस चाहिए। वो 3 प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, 3 साइकिल के थ्रू ग्लूकोज एटीपी में बदलेगा। और आप यहाँ पिक्चर में देखो, तीनों साइकिल एटीपी निकाल रहे हैं, इसने भी निकाला, इसने भी निकाला और इसने भी निकाला। हरी बात समझ में? तीनों का होने की जो जगह, कोशिका के अंदर होने की जो जगह है वो अलग अलग है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हम कोशिका की संरचना देखें तो ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्रेब्स साइकिल और ईटीसी, जबकि हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहाँ होगा? यहाँ साइटोप्लाज्म में। दिखाई दे रहा है आपको? आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। अभी तक हम केवल उसका भूमिका बना रहे थे, आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम कोशिकीय श्वसन पढ़ रहे हैं। कोशिकीय श्वसन का मतलब है कोशिका कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करके एटीपी कैसे बनाती है, और उसमें हम 3 प्रोसेसेस पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और टीईटीसी। पहला हमारा जो प्रोसेस है वो है ग्लाइकोलाइसिस, आज का टॉपिक। अब ग्लाइको और लाइसिस, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है टूटना या स्प्लिट होना, टूटना। ठीक है, अब देखो पॉइंट टू पॉइंट हम चलते चले जाएंगे और मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी आपको। derived from Greek words ग्लाइको, ग्लाइकिस प्लस लाइसिस। ग्लाइकिस का मतलब है स्वीट और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ग्लाइकिस का मतलब होता है स्वीट, यानी कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं? मीठे। ग्लूकोज कैसी होती है? मीठी। ठीक है, स्वीट। और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है और उसका मतलब ये होता है, यानी ग्लूकोज का टूटना या स्प्लिट होना। आ गई बात समझ में? इट इज एन एनएरोबिक प्रोसेस, ये एक अनॉक्सी प्रक्रिया है। ठीक है, अनॉक्सी प्रोसेस है, यानी अनॉक्सी श्वसन में ये पढ़ते हैं हम लोग इसको। इट इज एन एनएरोबिक प्रोसेस, 10 step metabolic pathway to convert glucose into 2 molecule of pyruvate and 2 molecule each of NADH and ATP। मैं इसकी हिंदी नोट्स भी आपको भेज दूंगी। मैं यहाँ पर हिंदी आपको करके समझा रही हूँ। पहला पॉइंट का तो मतलब आप समझ गए कि ग्लाइकोलाइसिस शब्द जो है ग्रीक वर्ड से बना है। दूसरा, ये एक अनॉक्सीकृत प्रक्रिया है। तीसरा, इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये 10 पदों की प्रक्रिया है या चक्र है। इसमें 10 पद होते हैं या 10 स्टेप्स होते हैं, जिनके द्वारा ग्लूकोज जो है पायरुवेट में 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट और 2 मॉलिक्यूल glucose convert glucose into 2 molecule of pyruvate and 2 molecule each of NADH and ATP। यहाँ पे जो 10 पद हैं उनमें ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में बदल जाता है और NADH और ATP में भी बदल जाता है, यानी टोटल मिला के 10 पदों में हमें 3 उत्पाद मिलते हैं, पायरुवेट, NADH और ATP। ठीक है, पायरुवेट, NADH और ATP, यानी हमको मोटा मोटा पढ़ना है, ज्यादा अंदर घुस के नहीं पढ़ना है। पहला पॉइंट है कि ग्लाइकोलाइसिस वर्ड हमें ग्रीक वर्ड से मिला है। दूसरा, अनॉक्सीकृत प्रक्रिया है ये। तीसरा, ये 10 पदों की होती है
और चौथा ये जो ग्लूकोज इसमें काम में आता है वो पायरुवेट देता है, NADH प्लस ATP देता है। ठीक है, इसके बाद इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। लास्ट देखो, फ्री एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस स्टोर्स एज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड NADH। अब मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ कि आपका जो ATP है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, ATP की फॉर्म में स्टोर होगा एनर्जी। तो ATP के अलावा हमारे पास कुछ और मॉलिक्यूल भी होते हैं, कुछ और अणु भी होते हैं जिनमें की ऊर्जा संरक्षित होती है, जैसे कि NADH, यानी कि ATP के अंदर भी ऊर्जा है और NADH के अंदर भी ऊर्जा है। ठीक है, तो जो इस प्रोसेस में फ्री एनर्जी रिलीज होती है वो 2 मॉलिक्यूल ATP और NADH की फॉर्म में स्टोर होती है ना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग, कोशिकीय श्वसन में किन चक्रों को, मैं रितिका इंग्लिश में भी बोल दूंगी, पहले एक बार मैं हिंदी में बोल दूं। कोशिकीय श्वसन में किन चक्रों को शामिल किया जाता है? बताइए इसका आंसर। कोशिकीय श्वसन में किन चक्रों को शामिल किया जाता है? आंसर बताइए इसका। हेलो, ECT और ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस, ECT और ATP। रितिका तुम बताओ। हेलो रितिका, पंकज, पंकज तुम बताओ इसका आंसर क्या है? कोशिकीय श्वसन में किन चक्रों को शामिल किया जाता है? हेलो, आप लोग प्रेजेंट हैं क्लास में? हेलो, हाँ मैम। बताइए। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है बेटा किसी की भी। हाँ यस मैम। मैम। बोलो बेटा, इसका आंसर क्या है? मैं क्वेश्चन लिखा रही हूँ, आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे हो। कोशिकीय श्वसन में अभी मैंने आपको पढ़ाया, कोशिकीय श्वसन में किन चक्रों को शामिल किया जाता है? बताइए। चंद्रशेखर, हेलो, रितिका, केवल खुशी पढ़ रही है कि क्लास में, बाकी सब बच्चे कहाँ हैं? हेलो
अर्पित, बताइए कोशिकीय श्वसन में कौन कौन से चक्र शामिल किए गए हैं? इंग्लिश में एक बार रिपीट कर दो। इन सेलुलर रेस्पिरेशन which cycles are included? In cellular ग्लूकोज, respiration, हाँ, हाँ, ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, हाँ, ईटीसी, और वो अरे थायराइड, ऐसे कुछ नाम से था मैम। ये दे ना आपके सामने ही, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हाँ, ETC। क्रेब्स साइकिल। बस अभी हाँ। आपको पढ़ाया और अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम कुछ और पढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कोशिका में, मैं इंग्लिश वालों के लिए दोबारा बोल दूंगी, हाँ या ना की जवाब दिया करो कि लिख लिया है कि नहीं लिखा है, ठीक है? कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस where the glycolysis happened, इंग्लिश वाले लिखो, where the glycolysis happened in the cell, where the glycolysis happened in the cell। हिंदी वाले लिखो, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? आंसर कौन बताएगा इसका? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में। इंग्लिश वाले आंसर लिखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप्स होते हैं या कितने पद होते हैं? हाउ मेनी स्टेप्स अकर इन ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस में कितने पद होते हैं? हाउ मेनी स्टेप्स अकर इन ग्लाइकोलाइसिस? बताओ, बताइए। मैम 10 होते हैं। 10 होते हैं, ठीक है। इन ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में फ्री एनर्जी, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से मांगूंगी, इसलिए आप में से कोई भी एक बच्चा तो कम से कम इसको लिखे ही, और जो नहीं लिख रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं फिर से बता रही हूँ, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में फ्री एनर्जी किस फॉर्म में सुरक्षित होती है? In the process of glycolysis, in the process of glycolysis, in the process of glycolysis, free energy is stored as,
इसका आंसर क्या आएगा? 2 molecules of ATP and NADH. ठीक है, एटीपी और NADH के फॉर्म में स्टोर होती हैं। तो यहाँ तक जो जो भी हमने पढ़ा उसके मैंने क्वेश्चन बना के आपको दे दिए, ठीक है। Yes मैम। मैम ये PPT मिल जाएगी ना क्लासरूम पे? हाँ मिल जाएगी। 2 स्टेजेस यहाँ पे आप देखेंगे, टू स्टेजेस दिखाई दे रही है आपको। एनर्जी, ये 2 स्टेजेस किसकी है? ग्लाइकोलाइसिस की है, ठीक है। तो पहले देखो एनर्जी इन्वेस्टमेंट, एक मिनट, ये देखिए आपको 2 स्टेप्स दिखाई दे रही होगी। एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज और एनर्जी पे ऑफ स्टेज। सिंपल लैंग्वेज है कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हम जब किसी चीज में पैसा देते हैं, यही इन्वेस्टमेंट का मतलब, यही समझते हैं हम। और पे ऑफ का मतलब है कि जब हमको उसमें से कुछ इंटरेस्ट, पैसा वापस मिलता है, यही। तो यहाँ पर 2 स्टेजेस में हमने ग्लाइकोलाइसिस को बांटा है कि पहले तो हमें कुछ देना है एंड इन्वेस्टमेंट करना है, और फिर हमको कुछ मिलेगा एनर्जी, यानी हमें कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमें कुछ एनर्जी वहां से मिलेगी, यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वही प्रोसेस है कि यहाँ हमें एनर्जी लेने के लिए पहले कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमको यहाँ पर 2 स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। पहला, एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज इंक्लूड रिएक्शन स्टेप्स फ्रॉम 1 to 5, ग्लूकोज टू glyceraldehyde 3-phosphate, 2 ATPs are invested or also called as preparatory stage। यहाँ पे हम लोग एक साइकिल देखेंगे पूरा। एक मिनट को मैं छोड़ देती हूँ, मैं आपको सबसे पहले साइकिल ही दिखा देती हूँ। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है ये साइकिल, ये ग्लाइकोलाइसिस है, यहाँ से लेके इस दूसरी स्लाइड के एंड तक, ठीक है। अब इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। इस एक साइकिल को हमने 2 फेजेस में बांटा है, ठीक है। ये देखो ग्लूकोज दिख रहा है आप लोगों को, ये सबको भूल जाओ, इधर मत देखो कोई भी, यहाँ देखो बस। ग्लूकोज ने
एक एटीपी लेकर के, एक एटीपी हमने दिया ग्लूकोज को, क्योंकि हम पहले दे रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट फेज चल रही है ये। इन्वेस्टमेंट फेज में हमने यहाँ पर इसको एक एटीपी दिया और इसने, ग्लूकोज ने इस एटीपी का उपयोग करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया और निकला क्या? एडीपी निकला। सिंपल। सबसे पहले हमने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। यहाँ पर एक एटीपी काम में आया और एटीपी से एडीपी निकला। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट के 3 अणु शामिल होते हैं एटीपी में, जबकि एडीपी का मतलब है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यानी कि यहाँ ट्राई से डाई रह गया, यानी एक फॉस्फेट का क्या हो गया? यहाँ पर लॉस हो गया। ठीक है। इस प्रक्रिया के अंदर एडीपी एटीपी में परिवर्तित हुआ, मतलब कि ट्राई से डाइफॉस्फेट वो बना, यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। क्योंकि ये जो फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हुआ है वो कहाँ पे जुड़ गया है? ग्लूकोज के साथ जुड़ गया है। आपको समझ में आ रही है बात? ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे ये फॉस्फेट एटीपी से रिलीज होकर के किस पे जुड़ गया है? ग्लूकोज पे जुड़ गया है। तो इसने ग्लूकोज का क्या बना दिया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। यहाँ तक बात समझ में आई खुशी? यस। ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, कुछ भी यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं दिया। सेकंड पोजीशन पे 1 प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, यहाँ हमने कुछ भी नहीं दिया। ग्लूकोज 6 और फ्रक्टोज 6 ये आपस में एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है। मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम होते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया? डायरेक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की इतने फॉर्म ले ली। ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ ऐड किया, नहीं निकला सेकंड पोजीशन पे। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये थर्ड रिएक्शन हुई और यहाँ पे हमने फिर से एटीपी इसको दिया और एटीपी देने पर फिर से एडीपी बना, यानी एक फॉस्फेट फिर से इसमें जुड़ा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक एटीपी जुड़ा यहाँ से जाकर, तो ये बना 1 फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस का मतलब होता है 2, बिस का मतलब होता है 2, यानी कि यहाँ पर फ्रक्टोज में 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं, एक पहली पोजीशन पे और दूसरा छठी पोजीशन पे। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये बात समझ में आई यहाँ तक? हेलो, जी मैम। यहाँ तक क्लियर है और सभी को? मैम एक बार और रिपीट करना। रिपीट करेंगे। देखो, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज एटीपी के साथ जुड़ा, एटीपी के पास 3 फॉस्फेट है। एटीपी ने एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे दिया, तो यहाँ पर बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और बाद में क्या निकल गया? एटीपी का क्या रह गया? एडीपी। समझ में आई बात? ये बात समझ में आ गई? फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डायरेक्टली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल गया, क्योंकि ये और ये दोनों एक जैसे हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों लगभग संरचना में एक जैसे हैं, इसलिए एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आया है, इसके पास वापस एक एटीपी इसने यूज किया और एक और फॉस्फेट इसमें जोड़ा। एक तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, एक और फॉस्फेट इसने यहाँ पे ले लिया, तो ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस का मतलब होता है 2। फ्रक्टोज के ऊपर 2 अणु, फ्रक्टोज के ऊपर 2 अणु फॉस्फेट के जुड़े हुए हैं, 1 और 6। समझ में आ गई यहाँ तक बात? रितिका, पंकज, यस मैम। बहुत धीरे धीरे हम आराम से चल रहे हैं, कहीं जल्दी नहीं भागना है हमको। आप रोक दो, हर स्टेप को हम 2 बार समझेंगे। अंकुर, यस पहली मैम। बार अंकुर, अंडरस्टैंड हुआ आपको ये हाँ चीज? मैम। ठीक है। आगे सर। अब आगे मैम। अब चले, हमारे पास जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये जो हमारा जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ पर क्या होने वाला है, जो 6 कार्बन शुगर थी, फ्रक्टोज क्या है, 6 कार्बन वाली शुगर है। जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तब हमने वहां पर ये डिस्कस किया था कि फ्रक्टोज जो है वो 6 कार्बन शुगर है। ये 6 कार्बन शुगर अब 3 कार्बन शुगर में टूट जाएगी 4th नंबर वाले स्टेप में। हमारे ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने स्टेप्स है, हमने अभी पूछा था, कितने स्टेप्स होते टोटल? 10। तो 4th नंबर पे हम पहुंच चुके हैं और 4th नंबर के स्टेप में 6 कार्बन वाली शर्करा 3 कार्बन वाली शर्करा में बदलेगी। अगर हमने 6 को 3 में बांटा है तो कितने अणु मिलेंगे हमको? 2। 3 3 के 2, भाई गायब तो नहीं हो जाएंगे ना। यहाँ 6 कार्बन थे और यहाँ पर 3 कार्बन का एक मिल रहा है तो कितने मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। कौन कौन से 2 मॉलिक्यूल? एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मैं इसको फिर से समझाती हूँ आप लोगों को। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, जहां पर की फॉस्फेट ग्रुप, जहां पर की फ्रक्टोज में 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, इसको हम खत्म करते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं कि फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है 6 कार्बन वाली शुगर है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, 6 कार्बन वाली शुगर है जो कि कन्वर्ट हो जाएगी 3 कार्बन वाली शुगर में, है ना। 6 कार्बन वाली शुगर 3 कार्बन वाली शुगर में कन्वर्ट होगी तो हमको मॉलिक्यूल कितने मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल। कौन कौन से? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसमें भी 3 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है। ये 6 कार्बन वाली 3 कार्बन में डिवाइड हो गई है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? खुशी, रितिका? यस मैम। ठीक है। ये देखो साथ के साथ स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है इधर। यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3। नीचे वाली में भी 3 कार्बन है, 1 2 3। ये फ्रक्टोज 1,6 का भी यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये 1 और ये 6। मैं स्ट्रक्चर पे इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको नहीं समझा रही हूँ। बाकी हर एक मॉलिक्यूल के सामने उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो हमने यहाँ तक समझ लिया। किसी को कोई दिक्कत है 4th स्टेप तक? नो मैम। अंकुर? नो मैम। बोलोगे तभी समझ में आएगा, है ना। चुप रहोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ मैम। ठीक है। हम्म, अब नेक्स्ट चलते ठीक हैं हम लोग 5th स्टेप पे। अब ये जो यहाँ तक था ना बेटा, ये देखो 1 से लेके ये वाली स्लाइड जो हमने अभी रीड करी पढ़ी, 1 से लेके 5 तक या 1 से लेके 4 तक, ये कौन सी फेज थी? प्रिपरेटरी फेज। ये ग्लाइकोलाइसिस की पहली फेज थी। हमने ग्लाइकोलाइसिस को 2 फेजेस में बांटा है, जिसमें कि हम एटीपी दे रहे हैं। हमने इस फेज में कितने एटीपी दिए पंकज? हमने ग्लाइकोलाइसिस की प्रिपरेटरी फेज में कितने एटीपी दिए? कोई बताएगा आप में से कितने एटीपी यूज किए बाहर से हमने? हेलो, आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस मैम। कितने एटीपी यूज किए हमने इस प्रोसेस में, प्रिपरेटरी फेज में?
आपको दिखाई दे रहा है भाई? एक एटीपी यहाँ और एक एटीपी यहाँ, बस 2 एटीपी कंज्यूम किए ना, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ मैम। ये ऑरेंज ऑरेंज आपको दिखाई दे रहा है, मतलब हमने इस प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी दी, तो एक एटीपी यहाँ पे दिया पहले नंबर पे वाली प्रोसेस में, और एक एटीपी हमने थर्ड नंबर वाली स्टेप पे दिया। कितना सिंपल तो है, सामने लिखा हुआ है आप लोगों के। ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअल ग्लाइकोलाइसिस इस ग्लूकोज से शुरू होता है ना? इसको हम प्रिपरेटरी फेज में बांट रहे हैं कि एक प्रिपरेटरी फेज है और दूसरी फेज अभी हम पढ़ेंगे जो है। तो जो पहली फेज है उसमें हमने 2 एटीपी कंज्यूम किए, यही मैं आपसे पूछ रही हूँ, 1 और 3rd पोजीशन पे। मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपके दिमाग में घुस के समझ नहीं सकती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, और जब तक आप सोलोगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा और मैं आगे बढ़ाती जाऊंगी। अब आगे आएगा आपका सेकेंड स्लाइड, बी सेक्शन, बी वाला पार्ट, बी स्लाइड, जिसको हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। पहली फेज हमने देखी प्रिपरेटरी फेज, और दूसरी फेज है हमारी पे ऑफ फेज, यानी वहां पे हमने एटीपी दिए थे और यहाँ हमें एटीपी मिलेंगे। ठीक है, वहां हमने एटीपी का इन्वेस्टमेंट किया था और यहाँ हमें एटीपी मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे एटीपी? हमने यहाँ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाया, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो उसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर मिलेंगे, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल। कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ, 5th नंबर की स्टेप पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ना तो कोई एटीपी आया ना कुछ हुआ, डायरेक्ट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल हमको यहाँ पर मिले। अब हम आगे चलते हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है साइटोप्लाज्म से 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल लेगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 2pI दिखाई दे रहा है। ये 2pI क्या है? ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूज करेगा, है ना, और 2 NAD को यूज करेगा और हमें 2 NADH प्लस हाइड्रोजन आयन निकाल के देगा। मैं आगे इसके आगे नहीं पढ़ा रही हूँ, बस यहीं तक आज का मेरा रहेगा क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से समझना। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 10 स्टेप है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि कोशिकीय श्वसन में 3 चक्र होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETC। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस ग्रीक वर्ड द्वारा लिया गया है। ग्लाइकोलाइसिस एक अनॉक्सीकृत प्रक्रिया है। ग्लाइकोलाइसिस में 10 पद होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को हमने 2 फेजेस में बांटा है, पहला है प्रिपरेटरी फेज और दूसरा है पे ऑफ फेज। यानी पहले वाले में हम इन्वेस्ट करते हैं एटीपी, दूसरे वाले में हमको इन्वेस्टमेंट मिलता है वापस, यानी 5-5 पदों में हमने बांट दिया है 10 को, और ये 10 के 10 पद हमको मुंह जबानी रटे हुए होने चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। आप इनको रटो कैसे भी करो, ग्लूकोज से आपको पायरुवेट बनाना है। आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में? 2 पायरुवेट मिलेंगे। यहाँ आपका ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो रहा है, देखो समझ में आई मेरी बात? ये जो स्लाइड है मैं गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगी, है ना, हिंदी के नोट्स भी शेयर कर दूंगी, पर हिंदी और इंग्लिश का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये एक सिंपल प्रोसेस है। हिंदी में भी आपको बिस फॉस्फोग्लाइसरेट ही लिखना पड़ेगा, हिंदी में भी आपको 2 फॉस्फोग्लाइसरेट ही लिखना पड़ेगा। तो हिंदी और इंग्लिश का इसमें कोई मतलब नहीं है, आपको साइकिल तो एज इट इज ही लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, और पूछो आप लोग। ओके मैम। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, या आप लोग पढ़ना इसको फिर समझना और डाउट लेके आना क्या डाउट है। 10 स्टेप की प्रक्रिया है, कोई सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ऊपर अपन ने 2 एटीपी दिए थे ना, सेकंड वाले में 2 एटीपी आपको मिल गए वापस, 4 एटीपी मिले, बल्कि 2 दिए थे और 4 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है।
यानी मुनाफा Yes, कितने का ma'am. हुआ? फायदा कितने का हुआ? 2 दिए थे, 4 मिल रहे हैं। 2 ATP. 2 एटीपी का फायदा हो गया ना, मतलब 2 एटीपी हमको ज्यादा मिल गए प्रोसेस चलाने से। यही इसका मेन एम है ग्लाइकोलाइसिस का, कि ये हमें एनर्जी बना के देता है। ठीक है, अब आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दो।